चाइल्ड डेवलपमेंट। तकनीकी के आधार क्या क्या होते हैं? कठोर उपागम, मृदु उपागम। और परिक्षेपण के आधार क्या होते हैं? प्रक्षेपी सामग्री, अप्रक्षेपी सामग्री। प्रक्षेपी सामग्री वह होती है जिसमें चीज़ों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत होती है, वो प्रक्षेपी सामग्री होती है। और जिनमें ज़रूरत नहीं होती है वो अप्रक्षेपी सामग्री होती है, जिसमें सैंपल, चार्ट, पाठ्य पुस्तक। जबकि प्रक्षेपी सामग्री में प्रोजेक्टर आ जाएगा। एनसीईआरटी के अनुसार ग्राफिक चलचित्र, जिसको कॉमिक्स या फिर कार्टून के अनुसार जो है कि सिखाया जाता है, कार्टून से जो है कि बच्चे वो जल्दी से समझ जाते हैं। डिस्प्ले सामग्री, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड। त्रिआयामी सामग्री, मॉडल होता है। श्रव्य सामग्री, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और लिंगुआ फोन, जो कि श्रव्य सामग्री है। प्रक्षेपी सामग्री में स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप। प्रक्रिया सामग्री में अभिनय और क्षेत्र भ्रमण। क्षेत्र भ्रमण करके ही हम लोग क्या करते हैं, प्रक्रिया सामग्री से समझ सकते हैं। मॉडल, पोस्टर, स्लाइड और फिल्म स्ट्रीट। सैम्पट, जिसमें ये जो ब्लैक कलर का बोर्ड है इसको सैम्पट कहा जाता है। फ्लैनल बोर्ड, ये इस तरीके की गत्ते के टाइप की दिखलाई देती है। फिल्म फिल्म स्ट्रिप इस टाइप की दिखलाई देती है। ग्लोब है, पत्र पत्रिकाएं हो गई और इनसाइक्लोपीडिया हो गया। श्रव्य सामग्री में टीवी, कंप्यूटर और नाटक, ये सारी चीज़ें आती हैं। आ जाइए, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार क्या होते हैं? टाइप ऑफ टीएलएम। इंद्रियों के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। श्रव्य सामग्री अधिगम, जिसमें रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगुआ फोन और प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला, ये सारी श्रव्य सहायक सामग्री हैं। दृश्य सामग्री में क्या आता है? श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, मानचित्र, ग्लोब चित्र और रेखा चित्र और कार्टून, ये सभी दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। और इनके लिए पॉजिटिव वर्ड क्या यूज किया जाता है? सर्वांगीण विकास, करके सीखना, सम्मान, जिज्ञासा, बाल केंद्रित, व्यवहारिक कुशलता, वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, लोकतंत्र, प्रजातिक वातावरण, समावेशी कक्षा। दृश्य श्रव्य सामग्री, संसाधन, विभिन्न संसाधनों में भाषा का प्रयोग करना। स्कूल तैयारी मॉड्यूल, यह 3 महीने का प्ले आधारित मॉड्यूल होता है, जिसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी द्वारा बच्चों के लिए इसे बनाया जाता है। और इसमें एक बच्चे का मतलब एक क्लास में एक एडमिशन करवाया जाता है। निगेटिव टैग वर्ड क्या होते हैं? केवल, रटना, दंड, सजा, समस्या, बोझ, हतोत्साहित करना। देखिए, इसी जगह पर हतोत्साहित की जगह पर प्रोत्साहित आ जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। लेकिन हतोत्साहित क्या हमारा है? निगेटिव वर्ड है। पुस्तक केंद्रित, शिक्षा केंद्रित, ये निगेटिव वर्ड होता है। खाली सीट, कोरिया परीक्षण, कोरी पट्टियाँ, लैंगिक असमानता, बच्चों के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व न देना और निष्क्रिय, ये सारे निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार क्या है? यह सीखने के कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलापन कैसा होता है और किस तरीके का बदलाव को प्रस्ताव के रूप में रखा जाता है, ये एनईपी 2020 में बताया गया है कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमता होती है। इनमें रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवाचार, समालोचनात्मक, क्रिटिकल थिंकिंग की पहचान करना, उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना, ये एनईपी 2020 में बताया गया है। समावेशी कक्षा सभी के लिए अधिगम होती है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में आई थी। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए एक उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षा के प्रावधान को बताया गया है। कक्षा 6 से ही शैक्षणिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया गया। देखिए, कक्षा 6 का जो पाठ्यक्रम होगा, मतलब जो सिलेबस होगा, इसमें बिजनेस के बारे में बच्चों को बतलाया जाएगा, ऐसा इसमें क्या है, बताया गया है। इसमें इंटर्नशिप की भी बात की गई है कि बच्चों को इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की बात करें तो सब्जेक्ट में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया गया है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है और बच्चों को फिर पढ़ाना है, नहीं, सिलेबस भी कम कर दिया गया है और उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको बताने की बात करी गई है। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु हो गई, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक के स्कूल के करिकुलम में कमी, लचीलापन, रटकर सीखने की बजाय रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देने के साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए। ईसीसीई अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मुख्य रूप से लचीली बहुआयामी
खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित, बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया है। कहने का मतलब ये है कि बच्चों को जो भी चीज़ें सिखाई जाएंगी वो खेल के माध्यम से सिखाई जाएंगी, रोचक तरीके से होनी चाहिए, रचनात्मक होनी चाहिए, बहुआयामी होनी चाहिए। इन सभी तरीकों से ही बच्चों को सिखाया जाएगा, ये बात की गई है। सर संरचनात्मक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना, न कि रटंत विद्या पे। क्या होता है कि अगर हम लोग बच्चे को रटाकर किसी भी चीज़ को सिखाते हैं तो वो बच्चे उसी टाइम तक केवल बस उसको याद किए रहते हैं। जैसे ही वो कहीं और पे जाते हैं या फिर घर चले जाते हैं तो वो उन चीज़ों को भूल जाते हैं। कुछ टाइम के लिए याद रहा फिर भूल गई। बहुभाषिकता क्या है कि एक से अधिक भाषा को प्रयोग में लाना। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन। देखिए इस सतत मूल्यांकन मतलब क्या कर सकते हैं कि आप अगर इवोल्यूशन कर रहे हैं सीखने में तो वो कंटिन्यूअस करते रहिए, ये चीज़ बात कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास में 5 या कक्षा 8 या उससे आगे तक की घर की भाषा या मातृभाषा स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। देखिए इससे क्या है कि बच्चों को अगर मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है तो वो बच्चे अच्छे से उन चीज़ों को समझते हैं और सीखते भी हैं। इस वजह से कक्षा 5 से 8 तक की जो शिक्षा होती है वो बच्चों को मातृभाषा में देनी चाहिए। राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाए, लेकिन इन फार्मूला में लचीलापन रखा जाएगा। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भाषा भारतीय भाषाओं का अध्ययन। संस्कृत, देखिए हिंदी एक हो गई, संस्कृत, और तीसरी होगी आपकी लोकल लैंग्वेज। जो भी आपकी तीसरी मान लीजिए कि तमिल तेलुगु वाले हैं तो वो तमिल तेलुगु उनकी लोकल लैंग्वेज होगी, मातृभाषा होगी, तो उसमें वो पढ़ेंगे। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे कि हाँ भाई क्या क्या हमारे यहाँ की भाषाएं हैं और हमको इनके बारे में जानना चाहिए। कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा, जिसको हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल तेलुगु, जो हम अभी आप लोगों को बता रहे थे कि तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम उड़ीसी पाली फारसी आदि का अध्ययन भी करवाया जाएगा कक्षा 6 में। ठीक है। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा जिसमें कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी, ये माध्यमिक स्तर में है। अगर वही बच्चा कक्षा 6 में है तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि लोकल लैंग्वेज एक सिखा रहे हैं कि तमिल तेलुगु कन्नड़ ये सब सीखिए। अब माध्यमिक में आ जा रहा है, मतलब कह सकते हैं कि 9 से 12 तक का बच्चा है, 9 से 10 तक का बच्चा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, विदेशी लैंग्वेज फिर सिखाना स्टार्ट कर देंगे। इसका उल्लेख किसमें है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में है। NEP 2020 की अगर और भी बात करें तो जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ कौन है, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति ने 2019 में NEP का मसौदा तैयार किया था। देखिए 2017 में क्या हो रहा है कि इसरो के जो पूर्व चीफ है कस्तूरी रंगन, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जा रहा है और फिर 2019 में एक मसौदा तैयार होगा। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो 1967 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति बनती है। मतलब पहली 1967 में आई थी, दूसरी 1986 में आई थी और तीसरी हमारी 2020 में आ रही है। NEP 2020 के तहत केंद्र और राज्य के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP का कितना % हिस्सा खर्च होगा, 6%। कैबिनेट द्वारा MHRD का नाम बदल करके क्या रख दिया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है। ये कब किया गया, 2020 में किया गया है, करने को भी मंजूरी दी गई। और वर्ष 2030 तक अध्ययन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा, ये भी बोल दिया गया। इसी वजह से तो 12 के बाद ही आज के टाइम में जो बच्चे हैं वो B.Ed जो कर रहे हैं वो 12 के बाद ही कर ले रहे हैं, है ना। ये तो मसौदे के थ्रू ही तो है। नई शिक्षा नीति के तहत MPhil को समाप्त भी कर दिया गया। पहले क्या था कि भाई MPhil था और अब के टाइम में MPhil को हटा दिया गया है। स्कूल एजुकेशन की बात करें तो यह नीति वर्तमान की 10+2 स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्री आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था में करने की बात करती है। इस नीति के आधार पर सिद्धांत क्या है, आइए देखते हैं इधर। अब सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध मतलब एस्थेटिक सेंस को बढ़ावा देंगे। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार
इनोवेशन के आदि समय पर पहुंचाया जाए। कम्युनिटी को ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर देना है, और जो मानसिक स्तर एवं इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसके अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए कि हाँ बच्चे, अब क्या पता कि बच्चे को समझ में आए ही ना, हम ऐसा सिलेबस दे दें, बोले कि बच्चे को भी मतलब समझना है क ख ग घ, तो हम उसको समझाने लगे नहीं कोमल कैसे कौआ, अब वो समझ ही नहीं पाएगा, तो क्या मतलब बनता है ऐसे का। बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचार्य होनी चाहिए, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट, बहुमुखी होना चाहिए कि जो बच्चा है वो हर एक तरीके से हर एक चीज़ों को समझ सके। NEP 2005 5 विधियों पर जोर देता है। पहला है करके सीखना, दूसरा है निरीक्षण मतलब इंस्पेक्शन के द्वारा, परीक्षण के द्वारा, टेस्ट के द्वारा, कलेक्टिव ला सामूहिक विधि द्वारा, मिश्रित विधि द्वारा, लर्निंग बाय डूइंग, इंस्पेक्शन मेथड, टेस्ट मेथड, कलेक्टिव ला, मिक्स मेथड, इन सभी के द्वारा 2005 में इन विधियों पर क्या किया गया है, जोर दिया गया है। NCF 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों के हेतु सहायक होता है। NCF 2005 क्या कहता है कि जो एक टीचर है उसको इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए जिससे कि बच्चों को हर एक चीज़ें समझ में आए। नेक्स्ट है सीखने में यांत्रिकता, मतलब बार बार नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि हाँ एक बार सीख लिए तो दोबारा अब हम नहीं सीख सकते हैं, ये चीज़ है। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। देखिए बच्चों को अगर हम लोग कोई भी चीज़ अगर डरा करके सिखाएंगे तो वो नहीं सीखेंगे, अगर उसी चीज़ को आनंद में मतलब खुशी से, हाँ खेल खेल करके खुशी से सिखाएंगे तो वो उन चीज़ों को जल्दी से सीख जाते हैं। बालों को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण मन जाए और उनकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल की बात हो रही है कि पाठ्यचर्या की सभी गतिविधि भाषा गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। भाषा जो हमारी हिंदी है इसको बोला जा रहा है, उसके बाद गणित को बोला जा रहा है। बहुभाषिक मल्टीलिंगुअल कक्षा शिक्षण 3 भाषा त्रिभाषा सूत्र का वकालत करता है। मैंने जैसे अभी पहले ही बताया कि त्रिभाषा सूत्र कौन कौन से हैं हमारी, एक तो लोकल लैंग्वेज हो जाएगी, फिर उसके बाद एक जो है कि हिंदी संस्कृत लैंग्वेज हो जाएगी, फिर एक हमारी विदेशी लैंग्वेज या फिर तमिल, तेलुगु, मतलब कोई भी, ये सब सारी लैंग्वेज आ जाएगी। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये सारे क्या हैं, शिक्षण सूत्र हैं जो हम लोग 12 सूत्र वहाँ पे पढ़ करके आए हुए हैं। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाना चाहिए। हाँ भाई, क्योंकि अगर आप बच्चों को सजा देंगे ना तो वो दूसरे दिन से क्लास छोड़ कर के भाग जाएंगे, वो आएंगे ही नहीं। इस वजह से इसको क्या करना चाहिए, सीमित करना चाहिए। सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ना चाहिए। ऐसे देखिए क्या है ना कि अगर जो पेरेंट्स हैं वो बताएंगे कि हाँ हमारे बच्चे को ये बहुत अच्छे से समझ में आता है, मेरा बच्चा ये कर लेता है, तो उससे क्या है कि बच्चा अगर उस चीज़ को सुनेगा, अच्छा हमारे मम्मी पापा कह रहे हैं कि हमको ये आता है, तो वो उस चीज़ में और भी ज़्यादा अपनी रुचि दिखाएगा। इस वजह से अभिभावकों को भी इससे जोड़ा जाना चाहिए। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। सही बात है, अगर किताबें मोटी मोटी रहेंगी तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, बच्चों को कहेंगे इतना मोटा मोटा किताब है कैसे मैं पढ़ूंगा, इस टाइप की भावना आने लगती है। इसलिए किताबें छोटी होनी चाहिए, मतलब मोटी नहीं पतली होनी चाहिए, पाठ्यक्रम छोटा होना चाहिए। ऐसे उनको पढ़ने में क्या होगी, रुचि आएगी। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मतलब हम लोग क्या हर एक जगह पर यही चीज़ें देखने को मिलती है कि किताबें उनको दे दी जाती है और उन्हीं किताबों से वो पढ़ते हैं। अगर इसके जगह पे बच्चों को खुद से चुनने के लिए दे दिया जाए कि हाँ आप लीजिए, आप अपने से किताब चुनिए, फिर वो उससे और भी अच्छे से पढ़ेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। हाँ सही बात है कि बच्चे जो भी कक्षा में पढ़ते हैं वो जा कर के उन चीज़ों को बाहरी जीवन से, मतलब कहने का कि समाज में उन चीज़ों को अलाउ करते हैं, समझते हैं कि हाँ हाँ ये चीज़ें हमने जो सीखी हैं वो यहाँ पर भी फॉलो होती हैं। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। हाँ बच्चों को रटने पर जोर नहीं देना चाहिए, है ना, समझाना चाहिए। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो,
पाठ्य पुस्तक केंद्रित होगा तो फिर उसको बाहरी दुनिया का ज्ञान कैसे होगा, इस वजह से पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए। हाँ, समाज से, परिवेश से, अपने जो समूह के जो बच्चे हैं उन सभी से जो भी चीज़ें बच्चे सीख रहे हैं उन सभी से जोड़ करके बताना चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय मूल्य हमारे जो कह सकते हैं कि जो हमारी नेशनल वैल्यू है उसके लिए बच्चे को हम लोग क्या करेंगे, तैयार करेंगे, ये बात की जा रही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव बोल रहा है कि क्या है, बालक सक्रिय है, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियाँ करे और स्वयं सुधार करे, ये बोल रहा है। सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधियाँ हैं। सक्रिय रहेगा बच्चा तभी तो वो अच्छा काम करेगा। इस अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा। RTE 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक समाज जाती है। RTE 2009 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 18 वर्ष तक होगी। मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको 18 साल तक फ्री में शिक्षा दी जाएगी, तभी तो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, फ्री में है तब भी। NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। ये इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, NCF 2005 में है। नेक्स्ट, यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इसके लिए प्रावधान है कि एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होने चाहिए। अगर 150 से अधिक बच्चे हैं तो वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक प्रधानाध्यापक और 5 टीचरों को नियुक्त करेंगे, ऐसा बताया गया है। RTE 2009 के अनुसार शिक्षा के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होंगे, 45 घंटे काम करेंगे टीचर, ऐसा बोला गया। RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस 800 घंटे बताया गया है, जो कि 200 दिन के बराबर है। RTE 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस 1000 घंटे, जिसको 220 दिन के बराबर माना जाता है। RTE 2009 के अनुसार किस कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता, तो वह है कक्षा 8 तक। अब कक्षा 8 तक बच्चे को बाहर नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोल दिया गया है। RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है कि दूरी कितनी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला है RTE 2009 के अनुसार SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष होता है। कौन होता है भाई, अभिभावक होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं उसी को बनाया जाता है। धारा 24 के अनुसार शिक्षा के कर्तव्य को बताया गया है। धारा 27 में RTE 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, जैसे जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंधन को छोड़ करके इन सब में लगाया जा सकता है। मतलब ऐसा कह रहा है कि जो जैसे जनगणना होती है उसमें टीचरों को लगाया जाता है, चुनाव भी होता है तो उसमें भी लगाया जाता है, और आपदा प्रबंधन जैसे अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है तो उसमें भी टीचरों को लगाया जाता है। लेकिन हाँ, इन तीनों को छोड़ करके टीचरों को और कहीं नहीं लगाया जा सकता, ऐसा बोल रहा है RTE 2009। अगला कह रहा है कि RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए। 30 पर मतलब एक बच्चे का क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, मतलब 30 बच्चों को एक टीचर पढ़ाएगा, ऐसा बोल रहा है। RTE 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 35:1 होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर में जब आ जाएंगे तो 35 पर एक टीचर होना चाहिए। RTE 2009 के अनुसार अब बात कर रहे हैं एक कक्षा 1 से लेकर 8 तक में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 पर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, धारा 13 की बात हो रही है। प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना होगा। अगर जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, वहाँ पर आप फीस लेते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना कितना देना पड़ जाएगा, शुल्क का 10 गुना।
धारा 14 में बोल रहा है कि बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई जरूरी थोड़े ना है कि हाँ हर एक बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बन ही जाए। कुछ बच्चे तो घर में जन्म ले लेते हैं, उनका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा? तो ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि अगर नहीं है तो उनको इनकार नहीं किया जा सकता। 15 में क्या कर रहा है कि बच्चों के शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा, इसीलिए तो अप्रैल के महीने में ही तो बच्चों का प्रवेश होता है। धारा 16 में क्या कह रहा है कि स्टूडेंट को न तो क्लास में फेल किया जाएगा और न ही विद्यालय से निकाला जाएगा। इसीलिए तो आज के टाइम में सारे बच्चे पास हो जाते हैं, भले ही कुछ हो लिखे चाहे मतलब लिखे कौओ खराब ना लिखे तब वो पास हो जाते हैं। हम लोग को साला फेल कर देते थे। धारा 17 बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना कानूनन अपराध है, ऐसा बोला जा रहा है। एक टीचर को हमेशा दोनों को बराबर मानना चाहिए, लड़का लड़की में अंतर नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर है ना वही जेंडर रूढ़िवादिता वो हो जाएगी। ये है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार 2002 में संविधान की 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 के भाग के भाग 3 के माध्यम से 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की प्रावधान किया गया। इसको प्रभावित बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हो गया। देखिए ये गया था लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को और पारित हो जाता है 1 अप्रैल 2010 को। और यह किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में था आया, जिसमें किसकी बात करी गई थी? 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे इनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ऐसी बात की गई। आरटीई का ऑफिशियल नाम क्या है भाई? द राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। फिर से ध्यान से देखिए, आरटीई का ऑफिशियल नाम क्या है? द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। धारा 12 आरटीई 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है? देखिए अगर हम लोग प्राइवेट स्कूल में बात करेंगे तो वहाँ पर 25% है। प्राइवेट स्कूलों में कितना है? 25% हो गया। चिंतन के सामान्य प्रकार क्या हो जाएंगे भैया? पहला है प्रत्यक्षात्मक, जिसको कॉन्क्रीट बोलते हैं थिंकिंग, मूर्त बोल देंगे, चौतरफा देखो ना। फिर हो जाएगा प्रत्यात्मक, जिसको अबस्ट्रैक्ट बोलते हैं, अमूर्त जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उनके बारे में विचार करना प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। काल्पनिक, पूर्व अनुभव के आधार पर जो हम कल्पना करते हैं वो हो जाएगी काल्पनिक। तार्किक की बात करेंगे तो लॉजिकल थिंकिंग, किसी चीज़ या वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना तार्किक चिंतन है। जेंडर की बात करेंगे, यह एक सामाजिक संरचना है जो समाज द्वारा निर्धारित होती है। जेंडर बायस होता है, जैसे लैंगिक, जिसको लैंगिक पूर्वाग्रह बोला जाता है, जेंडर बायस। इसमें मेल और फीमेल में अंतर किया जाता है, जैसे स्कूल कंपटीशन में बॉयज और गर्ल्स को प्राथमिकता देना, ये हो जाएगा जेंडर बायस। चिंतन के प्रकार की बात करेंगे तो एक होती है स्वलीन चिंतन, दूसरी होती है यथार्थवादी। स्वलीन चिंतन की बात करेंगे तो ऐसी कल्पना करना जिनका कोई वास्तविक स्वरूप ना हो, तो हो जाएगी स्वलीन चिंतन। यथार्थवादी चिंतन में यह चिंतन वास्तविकता से संबंधित होगी, जो हमारे रियल लाइफ में घट रही हो, समाज में घट रही हो, वो हो जाएगी यथार्थवादी, जिसको रियलिस्टिक थिंकिंग बोलते हैं। टाइप ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग की बात करेंगे तो अभिसारी होती है, अपसारी होती है। अभिसारी क्या होगी? इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होगी, जबकि अपसारी जो होगी वो एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होगी, बहुत सी चीज़ों पर केंद्रित होगी, तो हो जाएगी अपसारी। आलोचनात्मक चिंतन क्या हो जाएगी? गुण और दोष दोनों को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करेंगे तो वो आलोचनात्मक हो जाएंगी, ठीक है। भाषा विकास के सिद्धांत की बात करेंगे तो परिपक्वता का सिद्धांत आता है, अनुबंधन का सिद्धांत आता है और अनुकरण का। अनुकरण मतलब होता है नकल करना, अनुबंधन मतलब होता है किसी वस्तु से जोड़कर बताना, परिपक्वता मतलब होता है कि भाषा और उसके जो अवयव होते हैं उसके स्वरों का पर नियंत्रण कर लेना, जैसे बोलने में जीभ का, गला, तालु, होठ, दांत, स्वर यंत्र, इन सभी पर क्या करेंगे? हम नियंत्रण कर लेते हैं, इसकी बात की गई। थिंकिंग की बात करेंगे, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं ना, वही विचार क्या हमारे थिंकिंग है, चिंतन है।
ऐसे कहेंगे चिंतन का आरंभ समस्या समाधान होने पर ही होता है या समस्या समाधान होने तक चलता रहता है, यह है थिंकिंग। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की बात करेंगे, डायग्नोस्टिक और रेमेडिकल। निदान करना मतलब क्या होता है, जैसे देखिए डॉक्टर क्या करते हैं, पहले रोग का पता करते हैं ना, मतलब समस्या का पता लगाना क्या है, निदान करना है। और जब समस्या पता चल जाएगा और हम उसका उपचार कर देंगे तो वो हो जाएगा उपचारात्मक। बस ये दो चीज़ें हैं। भाषा और चिंतन की बात करेंगे। भाषा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही भाषा कहलाती है। भाषा और विचार में गहरा संबंध होता है। भाषा का स्वभाव एवं क्रम, जैसे पहले क्या करते हैं, हम कोई चीज़ सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं, फिर उसके बाद लिख लेते हैं। LSRW, LS क्या बोल दिया ये, LSR, फिर उसके बाद में W, लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड लास्ट में राइटिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का सिद्धांत की बात करेंगे तो मास्लो ने इसको दिया था, बहुत ज़्यादा नहीं अंदर में जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है। मास्लो ने दिया हुआ है, ये इसका पिरामिड है, इसके बारे में ऐसे इन्होंने बताया हुआ है। बस ये पता रहना चाहिए कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था, तो मास्लो ने दिया था, बात खत्म, बहुत ज़्यादा नहीं है। मोटिवेशन की बात ये फिर से वही दे दिया है कि ये आंतरिक होता है और बाह्य होता है। आंतरिक मतलब किसी को अंदर से अपने खुद से जब कोई इंसान मोटिवेट होता है तो वो आंतरिक होता है। अगर वही बाह्य किसी कारक से होता है, जैसे मान लीजिए किसी टीचर के द्वारा किसी बच्चे को पुरस्कृत करना, ये क्या है, बाह्य अभिप्रेरक है। तो वही है इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, मैकडूगल को संवेग का जनक माना जाता है। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं जो संवेग से जुड़ी होती हैं। इसमें ये सारे दिए हुए, स्केप, कॉम्बैट, रिपल्सन, क्यूरियोसिटी, पेरेंशियल अपील, कंस्ट्रक्शन, एक्वेशन, एग्रिएशन, सेल्फ असर्शन, सबमिशन, फूड सीकिंग, फियर, एंगर, डिंग्विश। संवेग फिर इसके कैसे होते हैं सारे बता रहे हैं, वंडर, लव, डिस्ट्रेस, फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस, फीलिंग ऑफ ऑनरशिप, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, लस्ट, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग, निगेटिव सेल्फ फीलिंग एंड एप्टीट्यूड एंड एम्यूजमेंट। ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण। संज्ञानात्मक की बात करेंगे तो अवधान, स्मृति, फिर मेटाकॉग्निशन, 3 आते हैं। अवधान की बात करेंगे तो संज्ञान का प्रयोग करते समय बच्चा पहले अवधान करता है, फिर स्मृति, जब बच्चा अपने वातावरण के चारों ओर चीज़ों को अवधान कर लेता है तो उससे संबंधित सूचनाओं को अपने दिमाग में इकट्ठा कर लेता है। मन चित्रण की बात करेंगे तो इसके द्वारा सूचनाओं का अपने संज्ञान में चित्र बनाते हैं, तो उसको बोल देंगे कि भाई मन चित्रण कर रहे हैं। संवेग की बात करेंगे, संवेग क्या होता है, इमोशन है, इमोशन की बात हो रही है यहाँ पे। संवेग के प्रकार देख लेते हैं। संवेग के प्रकार की बात करेंगे तो हमारे शरीर में 2 तरह के हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं वो X और Y होते हैं, इनकी संख्या पूरी 46 होती है। जोड़े में बात करें तो 23 जोड़े होते हैं। महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन, जिसको प्रत्यागमन का सिद्धांत कहते हैं, फिर गाल्टन के सिद्धांत है, फिर बिजमैन का सिद्धांत है। इन सब में गाल्टन का सिद्धांत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे दादा दादी से, गाल्टन का सिद्धांत या जीवगणना सिद्धांत का कहलाता है। मतलब दादा दादी से उनके बच्चे में आया, फिर उनके बच्चे से उनके बच्चे में आया, तो ये गाल्टन का सिद्धांत है। बिजमैन का क्या क्या बोले हैं कि माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी खत्म नहीं होता, माता पिता से उनके बच्चे में आता है, फिर उनके बच्चे से उनके बच्चे में जाता है, तो ये बिजमैन का सिद्धांत है। ग्रेगर मेंडल की बात करेंगे तो ये इन्होंने मटर के दाने पर करा था, जिसको आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है। कॉग्निशन, इमोशन एंड माइंड मैपिंग। कॉग्निशन की बात करेंगे तो इसका मतलब है सूचनाओं का संग्रह करना, यानी मनुष्य किसी भी पर्यावरण में रहता है, उसे वस्तुओं, व्यक्तियों और घटनाओं आदि के प्रति में जो अवधारणा बनाता है वो कॉग्निशन होता है। मतलब सूचनाएं जो होती है ना, उसको वो संग्रहित कर लेता है, तो ये कॉग्निशन है। समाजीकरण की इकाइयाँ क्या है, एजेंसी की बात करेंगे तो फैमिली है, फिर इसके बाद सेकेंड बात करेंगे स्कूल, टीचर, गेम्स, मीडिया, फिर धार्मिक संस्थाओं में ये सोशल और सेकेंड एजेंसीज होती है, उसकी बात कर रहा है। आनुवंशिकता, वंशानुक्रम और वातावरण। हेरिडिटी, आनुवंशिक गुण, जैसे आँख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, वृद्धि, ये सब क्या है, पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, आनुवंशिकता बोलेंगे। फिर इसके बाद हो जाएगा वंशानुक्रम। मतलब वंशानुक्रम मतलब क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। फिर वातावरण है क्या, इन्वायरमेंट, जिससे हम लोग क्या करते हैं, इफेक्ट होते हैं, वही बात कर रहा है। आ जाते हैं समाजीकरण पे डायरेक्ट, ठीक है। समाजीकरण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और पूरे जीवन तक निरंतर
ये चलती रहती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों तरीके से ये सीखते रहते हैं। समाजीकरण की इकाइयों की बात करेंगे तो सक्रिय एजेंसी होती है, निष्क्रिय एजेंसियां होती हैं। सक्रिय एजेंसी की बात करेंगे तो हमारे जो पड़ोसी होते हैं, जो दोस्त होते हैं, परिवार होता है, स्वास्थ्य होता है, क्लब, स्कूल, ये सारी क्या है, सक्रिय एजेंसी है, एक्टिव एजेंसी में आती है। निष्क्रिय एजेंसी की बात करेंगे तो पुलिस स्टेशन, ऐसा तो है नहीं कि हम जब देखो तब पुलिस स्टेशन चले जाएंगे। सार्वजनिक पुस्तकालय है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, ये सभी के सभी क्या है, निष्क्रिय एजेंसी हैं, क्योंकि इसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, इस वजह से निष्क्रिय एजेंसी हो जाती है। इसके बाद प्रत्यक्ष विधि की बात करेंगे। प्रत्यक्ष विधि की बात करेंगे तो इसमें क्या है कि बालों को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए ही भाषा सिखाया जाता है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी। विश्लेषण विधि क्या होगी, किसी में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट करके बताया जाता है, तो ये विश्लेषण विधि होती है। संश्लेषण विधि में क्या होता है कि जो विश्लेषण होता है ना, संश्लेषण विधि ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। अनुकरण विधि क्या होती है कि जो भी हम चीज़ें बताएंगे ना, बच्चे उसी चीज़ का अनुकरण कर लेते हैं, उसी चीज़ को देख करके सीख लेते हैं, तो ये होती है हमारी अनुकरण विधि। व्याख्यान विधि क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को व्याख्या करते हैं और उसके द्वारा बच्चे जो सीखते हैं वो व्याख्यान विधि होती है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है निगमन विधि। निगमन विधि में क्या है कि पहले इसमें विद्यार्थियों को नियम बताया जाता है, फिर नियम के बाद उससे जो ज्ञान होगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, निगमन विधि। फिर आगे आ जाते हैं प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि क्या है कि हाँ अच्छा एक मिनट, प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है, किलपैट्रिक माने जाते हैं। इसके प्रवर्तक कौन है, किलपैट्रिक माने जाते हैं। यह बालकों की समाजीकरण पर इन्होंने विशेष बल दिया था और यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है, यह रियलिस्टिक है, ये कह सकते हैं। शिक्षण की विधियों की बात करेंगे तो आ जाए समस्या को, पहले हम लोग समस्या को चुनेंगे, फिर उसका कारण को पता करेंगे, फिर समस्या में से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होगी उसको कलेक्ट करेंगे, फिर समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे, समस्या का व्यवहारिक प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगमन विधि है। आगमन विधि में क्या करेंगे कि जो हमें जो भी एक्सपीरियंस हुआ रहता अपने लाइफ से, उदाहरणों से, प्रयोगों से, उनके अध्ययन करके नियम निकालते हैं, ठीक है। उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये आगमन विधियां हैं। इसमें वस्तुनिष्ठता और व्यापकता दोनों पाई जाती है। आ जाते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे की एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह होता है, इसको क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो। इसमें बच्चे की उपलब्धियां, प्रगति, कमियों को भी रखा जाता है। पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जानकारी होती है। बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का ये उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। रिकॉर्ड की बात करेंगे तो एनीकोडल रिकॉर्ड होता है, इसमें